पर आगामी जो इस परीक्षा में भी आप बैठने जा रहे हैं, आपको नए प्रश्नों का ट्रेंड पता चलेगा कि वास्तव में क्वेश्चन कैसा पूछा गया एमपीपीएससी के अंतर्गत यानी एमपीपीएससी के द्वारा। आप सभी दोस्त जानते हो एग्जाम अभी कब हुआ था, 23 जून 2024 को हुआ था। आपका कीमती समय बचे, इसके नाते हमने क्या किया, प्रश्न और डायरेक्ट उसका आंसर वन लाइनर इसी नाते लिखा गया ताकि आपको अनावश्यक विकल्पों को पढ़ करके अननेसेसरी टाइम आपका खराब ना हो। यानी वन लाइनर फॉर्म में हम आपकी प्रिपरेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे और पूरा का पूरा जीएस वाला पोर्शन यानी 160 यानी एक ही क्लास में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। अगर सभी लोग तैयार हैं तो एक बार सभी लोग इस शानदार वीडियो को लाइक करिए और अपने सभी दोस्तों तक एक बार सोशल जितने भी सोशल मीडिया आपके ग्रुप हैं वहां तक शेयर भी करिए। बिना किसी देरी के आइए देखते हैं एमपीपीएससी जो आपका प्री का एग्जाम हुआ है और उसके अंतर्गत सबसे पहले जो आपका इतिहास से जुड़े हुए कौन कौन से प्रश्न आए थे, यानी इतिहास से जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन आए और आपको बता चुका हूं क्वेश्चन के साथ डायरेक्ट हमने आंसर कवर किया है। यहाँ देखिए पहला लिखा कुमार गुप्त, नाम आपने सुना होगा, गुप्त वंश का महत्वपूर्ण शासक है। और दूसरा बच्चों बंधु बर्मन के दशपुर अभिलेख का नाम आपने बहुत सुना होगा कि दशपुर अभिलेख में किस श्रेणी के द्वारा सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन बच्चों, और उस श्रेणी का नाम क्या है, रेशम बुनकरों की श्रेणी, रेशम बुनकरों की श्रेणी। अगला क्वेश्चन फिर आपका दशपुर अभिलेख से आया था, तो कहता है कि दशपुर अभिलेख में दशपुर को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो दशपुर अभिलेख में दशपुर को पश्चिम पुन नाम से अब संबोधित किया गया है। अगला क्वेश्चन भी देख लीजिए, दशपुर अभिलेख से ही जुड़ा हुआ आया था, यानी 3 क्वेश्चन एक ही जगह से टच कर गए। तो कहता है दशपुर अभिलेख की रचना किसने किया, तो इनका नाम है वत्स भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख, नाम सुना है, देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन आया है। सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है, इनका नाम है वाशुल कवि। अगला आपका है नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सबसे पहले कहाँ मिलता है, तो निश्चित तौर पे ये नर्मदा नदी का सबसे पहला जो साहित्यिक वर्णन है या साक्ष्य है वह आपको शतपथ ब्राह्मण में देखने को मिलेगा। अगला आपका है किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को बाराहमिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है, जन्म स्थल भी कहा जाता है, तो ये है आपका कायथा संस्कृत से जुड़ा हुआ स्थान। केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था, तो केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य देवेंद्र नाथ ठाकुर के द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला है गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया। जिस वक्त गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे थे, ये उस वक्त की बात है। अगला है मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा कौन सा विभाग था, तो प्रतिष्ठा आपका न्याय विभाग था। कौन सा विभाग था, तो न्याय विभाग था प्रतिष्ठा। के.एम. पडिक्कर, नाम आपने सुना होगा, ने किसके लिए कहा है आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ, तो के.एम. पडिक्कर महोदय का ये जो विचार है वो दादा भाई नौरोजी के संदर्भ में है, तो दादा भाई नौरोजी। बांग्ला भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, नाम सुना है आपने, बढ़िया है। इसके लेखक कौन है, तो ये है बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है, तो ये आपका ऋग्वेद में बच्चों सभा और समिति को पृथक यानी अलग अलग संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया, तो ऋग्वेद में। क्षत्रिय वर्ण के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था, तो गायत्री मंत्र। गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ है, तो एलोरा की गुफाओं में है। कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, तो आप सब जानते हो सबसे प्राचीन वेद आपका कौन सा, ऋग्वेद है। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अंतरंग साधना कहा जाता है, तो धारणा को। तो इतने क्वेश्चन आपने देख लिया कि एंशिएंट मिडल मॉडर्न को मिलाकर के एमपीपीसीएस के अंतर्गत आपके इतिहास से रहे। अब हम आपका भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए प्रश्नों को पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कह रहे हैं कि पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों
अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची किस अनुसूची में है? तो आप सबने अच्छे से याद होगा कि इस अनुसूची का नाम है 11वीं अनुसूची। कौन सी भाई? 11वीं अनुसूची है। अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन और नीति विश्लेषण संस्थान कहाँ पर है? तो निश्चित तौर पे भोपाल मध्य प्रदेश में है। अगला आपका कानूनी मामलों में, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना किसका कर्तव्य होगा? तो राज्य के महाधिवक्ता का एक कर्तव्य होगा। महाधिवक्ता किसके प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो ये आपका राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद पर बने रहते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच अगर मतभेद है तो मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय कैसे किया जाता है? बहुमत से। चुनाव आयुक्त को किसकी सिफारिश के अलावा उनके पद से नहीं हटाया जा सकता? तो अगर ऐसी सिफारिश मुख्य चुनाव आयुक्त कर रहा है तो उसे हटाया जा सकता, अदरवाइज नहीं। संविधान में किस प्रकार के संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है, यानी उनकी सहमति जरूरी है? अगर ऐसा संविधान संशोधन 279 का में कोई परिवर्तन करना है तब आपको ऐसा करना पड़ेगा। किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकारों की व्यापकता की घोषणा की है? तो ये आपका मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन का मामला 1951 में आया हुआ था, उसकी बात बच्चों। कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बात करता है? तो ऐसा अनुच्छेद 61 है, 61 नंबर है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस एक व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता है। के एम मुंशी किस समिति के संबंधित रहे हैं? बच्चों ये रहे संविधान की प्रारूप समिति, जिस प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सहित कुल 7 मेंबर थे और इस समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। भारत के राष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? तो संघ की मंत्रिमंडल की सलाह पर। अब हम लोग देखेंगे भूगोल और पर्यावरण से जुड़े हुए प्रश्न आपके एमपीपीसीएस में कौन कौन से आए। तो भारत के कौन से 2 राज्यों से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक आता है? ये 2 राज्यों में एक झारखंड दूसरा मध्य प्रदेश है। कावेरी नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है बच्चों। साबरमती नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो मेवाड़ पहाड़ी है। दामोदर नदी का उद्गम क्षेत्र कौन सा है? तो छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर का पठार। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो नो डाउट बच्चों ये अरुणाचल प्रदेश का है और केवल 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कुल कितने लोग रहते हैं? 17 लोग। किसके हिसाब से? जनगणना 2011 के हिसाब से। गुरु शिखर, महेंद्रगिरी, अनाईमुडी, पंचमढ़ी पर्वत श्रेणियों को उनकी ऊंचाई के आधार पर डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम मतलब क्या? डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो जाहिर तौर पर इसमें सबसे ऊंची कौन? अनाईमुडी है, फिर आपका गुरु शिखर आता है, फिर महेंद्रगिरी और पंचमढ़ी। अल नीनो एक समुद्री जलधारा है जो किस तट पर प्रकट होती है? तो पेरू के तट पर प्रकट होती है। अल नीनो घटना कितने वर्ष पर घटित होती है? तो 2 से 5 वर्ष के अंतराल पर घटित होती है। कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखने वाला राज्य कौन सा है? ओडिशा है। अगर आप लोग पता तो ओडिशा के नए मुख्यमंत्री का नाम कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे बताएं। ओडिशा के नए चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं? आप उनका नाम कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला आपका है कावेरी, ताप्ती, नर्मदा, सोन नदियों में से ये जो नदियां दी गई इनमें सबसे लंबी कौन है? तो दी गई नदियों में सबसे लंबी आपको कौन सी मिलेगी? तो नर्मदा नदी मिलेगी। कौन सी मिलेगी भाई? नर्मदा नदी। 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो ये रहा आपका पश्चिम बंगाल। ओजोन परत की मोटाई को किससे
किस में मापा जाता है? तो डॉप्शन इकाई में मापा जाता है, डॉप्शन इकाई में। एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में तालाब में किस घटना का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं और फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो यह है आपका अपघटक। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारक नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था? तो 1974, 1974 में। अब हम देखेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़े कौन कौन से प्रश्न आपके आए। तो पहला आपका है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 यानी 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की। वो कौन सा 7 प्राथमिक क्षेत्रों के अंतर्गत है? पहला तो आपका स्वच्छ भारत मिशन, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी। अगला आपका एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार एसडीजी 1, एसडीजी 2, एसडीजी 3 क्रमशः ये क्या दिखाते हैं? तो एसडीजी 1 दिखाता है कोई गरीबी नहीं, एसडीजी 2 दिखाता है भूखमरी, कोई भूखमरी नहीं है, और एसडीजी 3 दिखाता है उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। नीति आयोग की एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाएगा? तो आकांक्षी वो राज्य कहेंगे जिनकी परफॉर्मेंस 0 से 49 के बीच में है। प्रदर्शक राज्यों की श्रेणी में 50 से 64 वाले आएंगे। अग्रणी राज्य 65 से 99 है। तो अचीवर की श्रेणी क्या है? 100 स्कोर। वैधानिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर की न्यूनतम सीमा क्या थी जिससे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया था? तो वो थी 25%। सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में बाह्य यानी बाहर ऋण का अनुपात बाहर ऋण का अनुपात क्या था? तो 18.6%, 18.6%। अगला सवाल पूछा गया था आपका, पहला G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां और कब हुआ था? तो पहला G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में हुआ था और ये 2008 में हुआ था। नेक्स्ट आपका समग्र शिक्षा अभियान किन किन योजनाओं के एकीकरण से आया है? तो एक तो सर्व शिक्षा अभियान एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए और शिक्षक शिक्षा टीई के माध्यम से। अब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, तो आइए मिलकर के देख लेते हैं बच्चों। कहता है कि रॉक फॉस्फेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो रॉक फॉस्फेट का उद्योग आपका किस में होता है भाई? उर्वरक उद्योग में किया जाता है। मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा? डाउन सिंड्रोम। किस दाल का लगातार सेवन करने से लेधाइरिज्म नामक रोग हो जाता है? तो यह आपकी खेसारी की दाल या खेसर की दाल। मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो ये 7 होती है यानी 7। मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतरग्रही मिशन किस वर्ष सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो 2013 में। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम था? द ट्यूरिंग टेस्ट का। ट्विटर के संस्थापक कौन हैं? ये हैं जैक डोर्सी। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ कौन से हैं? एक तो लोग, दूसरा प्रक्रिया, तीसरा प्रौद्योगिकी, चौथा संसाधन। कुरेंटली क्या है? ये इंजन है। यूएनआईएक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा होता है? ये कर्नल होता है। कौन सा? कर्नल। कौन सा हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों के रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने या व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है? तो इसका नाम है फिशिंग। क्या नाम भाई? फिशिंग। उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ा रहना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, लिंक्डइन। क्या नाम है? लिंक्डइन। लिंक्डइन। तो लिंक्डइन वो साइट है बच्चों। अगला है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा क्या है? ये है आपका मशीन लर्निंग। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। MPEG का अर्थ क्या है? ये इसका अर्थ है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप। अब जरा मध्य प्रदेश विशेष से, जैसे आप यूपी देते हो तो यूपी स्पेस पढ़ना है बच्चों आपको। आगे अब आपको जितने भी यूपी के एग्जामिनेशन देने हैं
यूपी विशेष आप लोग पढ़िएगा। और अच्छी बात है कि आपके अपने इस चैनल कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल पर यूपी स्पेशल की बहुत ही विस्तार से क्लासेज उपलब्ध हैं, उसकी प्लेलिस्ट बनी है। सारे लगभग 1500 से 2000 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपको पढ़ाए गए हैं, तो वहां से आप लोग यूपी स्पेशल की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और रिवीजन सीरीज आपकी लगातार आती हर संडे को मैराथन एक एक करके, कभी हिंदी कभी आपका यूपी स्पेशल, रेगुलर क्लासेज आपकी चल ही रही बच्चों। चलिए आइए हम अपना आगे बढ़ते हैं। 2020-21 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो मध्य प्रदेश में गेहूं का दूसरा स्थान है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ है? तो जिले का नाम देवास है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड भोपाल की स्थापना किस देश की कंपनी के सहयोग से हुई? तो कंपनी आपकी थी ब्रिटेन की। कहाँ की कंपनी थी भाई? ब्रिटेन की कंपनी के सहयोग से हुआ। कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? ऐसी शानदार सिंचाई परियोजना का नाम है सरदार सरोवर परियोजना। क्या नाम भाई? सरदार सरोवर परियोजना। अगला आया था कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा है? तो ये आपका भोपाल में था। कहां पर है भाई? भोपाल है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो बेसाल्ट के द्वारा हुआ। मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1973 1973 में। विंध्यन स्कार्पलैंड का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? भांडेर पठार कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? भांडेर पठार। मोहन खेड़ा जैन तीर्थंकर किस जिले में है? तो धार जिले में है। शंकर राव पंडित का संबंध किस विधा से था? ख्याल गायकी। गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है? कुडगरिया। बोरी अभ्यारण्य कहाँ पर है? होशंगाबाद में है। गगऊ अभ्यारण्य कहाँ पर है? पन्ना जिले में बच्चों। करैरा अभ्यारण्य कहाँ पर है? शिवपुरी में है भाई। घाटी गांव अभ्यारण्य कहाँ पे? ग्वालियर में है। कोहबर क्या होता है? कोहबर, कोहबर ये एक वैवाहिक अनुष्ठान भित्ति चित्र है। कोहबर आप लोगों को पता होगा कोहबर। चलिए, स्वतंत्रता सेनानी राजा मर्दन सिंह का क्रांति क्षेत्र क्या था? भानपुर। स्वतंत्रता सेनानी राजा दौलत सिंह का क्रांति क्षेत्र क्या था? नेमावर। 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में कौन सा राज्य पहले नंबर पर है? तो आपका मध्य प्रदेश है। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना क्या है? यह मध्य प्रदेश में मिलेट यानी मोटा अनाज को प्रोत्साहित करती है। मध्य प्रदेश के पैरो केनो खिलाड़ी कौन है जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार मिला है? ये है प्राची यादव। प्राची यादव। लम्हेटा गांव किस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जा रही? तो जबलपुर है। कौन सा पारंपरिक मार्च गायन शैली से संबंध है? ओम प्रकाश शर्मा। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में होता है? ये आपका बालाघाट। चंदेरी साड़ियां मध्य प्रदेश के किस जिले का अनूठा उत्पाद हैं? ये है अशोकनगर का। माहेश्वरी साड़ियां और टाइगर प्रिंट मध्य प्रदेश के किस जिले के अनूठा उत्पाद हैं? तो मध्य प्रदेश के जिले का नाम है खारगौन। लहसुन मध्य प्रदेश के किस जिले का अनूठा उत्पाद है? तो ये मंदसौर जिले का है। केले मध्य प्रदेश के किस जिले के अनूठे उत्पाद हैं? बुरहानपुर। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में? 2%। मध्य प्रदेश सरकार की UNNATI एग्री GIC परियोजना किस लिए है? कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए। वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों में स्थिर 2011-12 की कीमतों पर तुलना करने पर हम क्या पाते हैं? मध्य प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किस नाम से चल रही है? तो टंट्या भील के नाम से चल रही है।
बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है? तो गोंड जनजाति की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है? तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। महानायक टट्टिया मामा किस आदिवासी जनजाति से संबंधित हैं? तो भील जनजाति से संबंधित है। स्वर्गीय श्री बादल भाई कौन थे? प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है। भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं? तो मध्य प्रदेश का मंडला जिला है और डिंडोरी। मंडवार त्योहार किनके द्वारा मनाया जाता है? तो गोंड के द्वारा। स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई का संबंध किस जनजाति से है? भिलाला जनजाति। अब करंट अफेयर्स के आए हुए प्रश्नों को आइए देख लिया जाए कि मध्य प्रदेश पीसीएस के अंतर्गत करंट अफेयर्स से जुड़े कौन कौन से प्रश्न आए। वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? ये आपका PSLV C-37 था। वर्ष 2021 में कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? उसका नाम था अम्फान। जनवरी से मार्च 2024 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में कौन विजयी रहा? तो हमारा भारत 4-1 से। इसे वर्ष 2024 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ये है न्यायमूर्ति श्री अजय माणिक राव खानविलकर। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे कभी भी रिपीट हो सकता है, थोड़ा इसे आप लोग ध्यान दे लीजिएगा। देखिए ये भी कितना बढ़िया सवाल MPPSC ने पूछा। विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगी है? तो उज्जैन में लगी है। वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के 12वें सदस्य रूप में किसको नामित किया गया है? तो वो है सुधा मूर्ति। सांख्यिकी 2023 के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव। आज के सेशन का अंतिम सवाल जो मध्य प्रदेश से पूछा गया था, उस लास्ट क्वेश्चन को आइए देख लेते भाई। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी का नाम है डी गुकेश। क्या नाम है भाई? डी गुकेश। तो ये आज का सेशन MPPCS GS के सामान्य अध्ययन पर वन लाइनर फॉर्मेट में आधारित था। आप सब लोग इसको अच्छे से एक बार तैयार कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। तब तक आप यूं ही मुस्कुराते रहिए और लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।